हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के सिलेबस को, जिसमें अभी हमारी स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट चल रही है, जो कि हमारी 5th यूनिट है। आज हमारी स्टैटिस्टिक्स की 4th क्लास होगी। इससे पहले हम 3 क्लास कंप्लीट जो की है, आज उन तीनों क्लासेस के सभी फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करेंगे साथ में, ताकि पीछे का आपको चीज़ें साथ साथ याद होती रही, रिवाइज होता रहे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। स्पेशली स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च की क्लास के अंदर मैं हमेशा बोलती हूँ, इन क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर रेगुलर ही अटेंड करना। अदरवाइज इसमें एक क्लास बीच में छूट गई या आप सीरीज से नहीं देखोगे तो आपको आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। गॉट इट? दूसरा ये भी है कि जो ये यूनिट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए, क्योंकि आपका 10% ऑफ कंप्लीट सिलेबस सिर्फ इस एक यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ? टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं ना आपके। 150 में से 10 क्वेश्चन तो आएंगे आपके पेपर 2 में, एंड 5 क्वेश्चन आएंगे आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इन दोनों को मिला के हो गए ना 15 क्वेश्चन, 10% ऑफ द टोटल एग्जाम। सो इस पे प्लीज फोकस रखना, इसको लाइटली मत लेना, ये यूनिट बहुत खतरनाक है। बाकी इजी है, डोंट वरी। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग को देखा था, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट एंड प्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल डाटा को। ये आपकी एक टाइप ऑफ मैथमेटिक्स है। स्टैटिस्टिक्स आपकी मैथ की एक फील्ड है जिसके अंदर हम डाटा के ऊपर वर्क करते हैं। मेजर 2 टाइप की स्टैटिस्टिक्स हमने देखी थी, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, जो जैसा होता है उसे एज इट इज आपको डिस्क्राइब किया जाता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। डिस्क्रिप्टिव में हमारी 2 चीजें थी, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी में आपकी 3 चीजें आई थी, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन आपका फर्दर 3 टाइप से था, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इन सबके फॉर्मूलाज भी हम देखेंगे। देन हमने डिस्पर्जन देखा था। डिस्पर्जन के अंदर आपके एब्सोल्यूट मेजर थे एंड रिलेटिव मेजर थे। एब्सोल्यूट मेजर में आपके पास 4 थे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ही रिलेटिव में आपके पास 4 थे, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का ही रिलेटिव मेजर होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। रीजन क्योंकि बाकी जो नाम है, जैसे रेंज है, रेंज का हम डायरेक्ट कर दिया कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन का भी हमने डायरेक्ट कर दिया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन वेरिएंस का हमने यहाँ पे नेम चेंज किया है, तो इसको स्पेशली आप लोग ध्यान रखोगे। गॉट इट? अब वन बाय वन फॉर्मूलाज करते हैं सभी के। रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जो आपको एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर आंसर देता है, यूनिट वाला मेजर। वहीं पे रिलेटिव मेजर आपके यूनिट फ्री मेजर हैं, सभी के सभी यूनिट फ्री मेजर्स। यूनिट फ्री मेजर्स का मतलब क्या है? ये आपका रेशो के अंदर, परसेंटेज के अंदर, टाइम्स के अंदर इस तरीके से आंसर देंगे। गॉट इट? सेकेंड है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। यहीं पे हमने एक इंटर क्वार्टाइल रेंज भी पढ़ा था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला था आपका Q3 माइनस Q1। गॉट इट?
उसके बाद आ जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन था आपका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके ऊपर ही करती हूँ, डिवाइडेड बाई 2। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर डेविएशन अपॉन एन। ये है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। वहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको वेरिएंस बोलते हैं, वो होता है का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। उसके बाद है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी बोलते हो और मीन डेविएशन भी बोल सकते हो आप। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है आपका बार एक्स, सॉरी समीशन, समीशन मोड एक्स माइनस एक्स बार मोड क्लोज डिवाइडेड बाय एन। ये है आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन में यहाँ आप मीन का भी यूज कर सकते हो, जैसे ये एक्स बार मैंने अभी मीन लिया। यहीं पे आप मोड का भी यूज कर सकते हो, यहीं पे आप मीडियन का भी यूज कर सकते हो। एम स्टैंड फॉर मीडियन, जेड स्टैंड फॉर मोड। गॉट इट। वहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर आप मीन से वैल्यू निकाल रहे हो तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करोगे। अगर आप मोड से निकाल रहे हो तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। मीडियन से निकाल रहे हो तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। इसको बेस्ट माना जाता है कि आप इसे मीडियन से निकालो, क्योंकि मीडियन के अंदर आपकी फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलती है। ये था हमारा सारा का सारा ये वाला पार्ट, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के सारे मेजर्स एंड सभी फॉर्मूलाज के। अब आ जाओ सेंट्रल टेंडेंसी पे। सबसे पहले है हमारा मीन। मीन के अंदर तीन चीज, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है आपका अर्थमेटिक मीन। उसके बाद है आपका ज्योमेट्रिक मीन, नहीं पहले आपका हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है आपका 2/1/a प्लस 1/b। यही फॉर्मूला आपका एवरेज स्पीड का भी होता है। हार्मोनिक मीन को हम यूज कहाँ करते थे, जहां हमें दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में रिलेशन देखना होता था। उसके बाद है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है आपका जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, A1 A2 इंटू AN तक, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उन सबका स्क्वायर रूट। गॉट इट। उसके बाद आ जाओ क्या, मीडियन। मीडियन होती है आपकी मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो भी डाटा सेट होगा आपको या तो वो असेंडिंग के अंदर लेके जाना है या डिसेंडिंग के अंदर, उसके बाद आपका मीडियन का आंसर आता है। देन लास्ट आपका मोड। मोड क्या, मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोस्ट रिपीटेड नंबर, डाटा सीरीज के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसे ही मोड बोलते हैं। उसके बाद हमने एम्पेरिकल रिलेशनशिप देखा था इनके, सॉरी वो तो उसमें था मीन मीडियन मोड के अंदर। हाँ, मीन मीडियन मोड में मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमने एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप देखा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। सेकंड हमने अर्थमेटिक मीन मोर देन ज्योमेट्रिक मीन मोर देन हार्मोनिक मीन, ये भी रिलेशनशिप देखा था। थर्ड हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। क्लियर? ये सारा हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने स्क्यूनेस एंड किटोसिस के बारे में सुना था।
स्क्यूनेस जो है वो आपकी शेप देखते हैं कर्व की। स्क्यूनेस के अंदर एक आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आपका मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है। ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आता है आपका पॉजिटिव स्क्यूड एंड एक आता है आपका नेगेटिव स्क्यूड। ये तीन डायग्राम हमने स्क्यूनेस के अंदर देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कुटोसिस। कुटोसिस के अंदर हम पीक्डनेस देखते हैं। ये है हमारा प्लेटोकर्टिक। प्लेट को उल्टा करके रख देंगे तो कुछ ऐसी ही शेप बनती है, तो इसे बोला गया प्लेटोकर्टिक। ये है हमारा लेप्टोकर्टिक, लंबा सा। इसी के बीच में आता है हमारा, अच्छा नहीं बना, रुको दोबारा बनाती हूँ। ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारा लेप्टोकर्टिक एंड हियर इज प्लेटोकर्टिक। गॉट इट। ये हमने पूरा का पूरा कुटोसिस के अंदर देखा था। स्क्यूनेस की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव तक चलती है। कुटोसिस की वैल्यू आपकी -3 टू +3 कल चलती है। स्क्यूनेस के अंदर हमने तीन मेजर्स देखे थे। एक था कैली का मेजर, एक था बॉयले मेजर और एक था आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला था वो है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बॉयले था आपका Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बॉयले Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। कर्ले हमारा परसेंटाइल एंड डिसाइल में था, मैं डिसाइल का लिख देती हूँ आपका फॉर्मूला D9 प्लस D1 प्लस 2D5 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। गॉट इट। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, परसेंटाइल एंड डिसाइल वाले फॉर्मूला को भी। ये हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट किया था। आज के क्लास में जो हमें शुरू करना है वो करना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से। पिछली क्लास का अगर किसी को डाउट हो तो एक बार प्लीज प्लेलिस्ट रेफर कर लेना। हर क्वेश्चन का जो मैंने अभी आपको 12 से 13 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट रिपीट किए हैं, ये एक क्लास मैंने 40+ मिनट्स की ली है। मतलब 3 क्लासेस, 3 आप मान सकते हो 2 से ढाई घंटे के अंदर मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करी है, जो मैंने अभी आपको 10 से 12 मिनट में बताई है। तो अगर इसमें डाउट हो तो एक बार वो क्लासेस जरूर से जरूर रेफर कर लेना। गॉट इट। ये जस्ट मैंने एक बार आपकी रिवीजन करवाई है, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो उसको इजीनेस बनाने के लिए मैं हर थर्ड या फोर्थ क्लास के बाद आपको सारी की सारी चीजें याद करवाती रहूंगी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी किसी का कोई डाउट आता है तो ऑफकोर्स आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। गॉट इट। आगे चले हम। चलिए अब आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले समझना है हमें कोरिलेशन क्या होता है। देखो 3 टर्म है आपके यहाँ पे, जो सबसे पहले 3 टर्म आपको समझनी है। फर्स्ट आपका वेरिएंस, सेकंड है आपका कोवेरिएंस, थर्ड है आपका कोरिलेशन एंड द फोर्थ वन इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है आज भी आपने। डिस्पर्जन का आपका एक मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर कर देते हैं तो वो हमारा वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एवरेज स्प्रेड देखता था डाटा सेट में। जब उसका आप स्केयर कर देते हो तो वो बन जाता है आपका वेरिएंस। देन नेक्स्ट आपका कोवेरिएंस। कोवेरिएंस मेजर करता है डायरेक्शनल रिलेशनशिप।
कोवेरियंस मेजर करता है डायरेक्शनल रिलेशनशिप। डायरेक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपने ये तो बता दिया कि आपका डाटा जो है वो स्प्रेड है, मीन वैल्यू दे रखी है मेरी 5, आपका वेरिएंस आया है 3, तो आप कह सकते हो 5+3 या 5-3, यहां तक आपका डाटा जो है वो फैला हुआ है। लेकिन कोवेरियंस आपको इसकी डायरेक्शन बताता है कि वे +3 में है डाटा या वो -3 के अंदर है, कितना फैला हुआ है, किस डायरेक्शन के अंदर फैला हुआ है, वो बताता है आपका कोवेरियंस। वेरियंस क्या बताता है? वेरियंस स्प्रेड बताता है डाटा सेट अराउंड इट्स मीन वैल्यू। क्या? वेरियंस स्प्रेड बताता है डाटा सेट अराउंड इट्स मीन वैल्यू का। वहीं पे कोवेरियंस मेजर करता है डायरेक्शनल रिलेशनशिप, उस दो वेरिएबल की डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या है, जो फैलाव है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। एंड द थर्ड वन इज कोरिलेशन। कोरिलेशन डायरेक्शनल रिलेशनशिप के साथ साथ ये प्लस आपको स्ट्रेंथ भी बताता है, ये आपको स्ट्रेंथ भी बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ इज लाइक कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। कोवेरियंस ने तो ये बता दिया जो ये डिफरेंस है ये पॉजिटिव रिलेशन है या ये नेगेटिव रिलेशन है। स्ट्रेंथ आप को ये बताएगा कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव। ये देखो, इस तरीके से आपके कोरिलेशन की स्ट्रेंथ आती है। अगर आपकी आर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू सेम उतनी ही इंक्रीज होगी, एंड अगर एक वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू सेम उतनी ही डिक्रीज होगी। तो ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक या कितना मॉडरेट, ये क्या है? ये है आपके कोरिलेशन की स्ट्रेंथ। समझ में आया कोरिलेशन? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है फिर? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका यूनिट फ्री मेजर है। देखो, एब्सोल्यूट कोरिलेशन मतलब आपका कोरिलेशन ही है, रिलेटिव कोरिलेशन को ही हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एब्सोल्यूट आपको रिलेशनशिप बताता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वहीं पे रिलेटिव कोवेरियंस आपको स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों बताएगा। समझ में आया? मतलब इसी की एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है जहां पे आपका यूनिट फ्री मेजर वर्क करता है। जो आपका कोरिलेशन है उसके अंदर आप साइन को इग्नोर कर देते हो, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव। आपने बस ये देख लिया कि जो मेरा वेरिएंस आया है, जो मेरा डिफरेंस आया है वो मेरा 3.75 है, जो मेरी मीन वैल्यू है वो मेरी 5 है। आपने ये नहीं देखा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, रुको। देखो, सबसे पहले वेट, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बस मेरे को 2 मिनट दो, मैं अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सब कुछ लेके आई हूँ। देखो, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस आपको बताता है कि डाटा स्प्रेड आउट कितना है। जस्ट कि एक क्लास के अंदर हर स्टूडेंट के एग्जैक्टली 80 मार्क्स ही हैं, ना किसी के कम ना किसी के ज्यादा, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। कोई डाटा वेरी नहीं करा, एग्जैक्टली वही है। वहीं पे कुछ बच्चों के मार्क्स 50 है, कुछ बच्चों के मार्क्स 90 है, तो यहाँ पे हमारा हाई वेरिएंस हमको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 3 स्टूडेंट, एक के मार्क्स है 20, दूसरे के हैं 22, तीसरे के हैं 28, तीनों को प्लस करके जब मीन वैल्यू निकाली तो 23.33 आई। जब मीन वैल्यू में से मैंने डिफरेंस देखा, 20 में से 23.33 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव का -3.33 आएगा। 22 में से जब 23.33 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1.13 आएगा। 28 में से जब 23.33 को माइनस करेंगे तो 4.67 आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो, एक जितनी वैल्यू मेरी समीशन की 4.67 जो है वो बराबर है 3.33 प्लस 1.33 के, ये आपका 4.67 ही बनेगा। तो ये तो कट जाएगा, मतलब वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव से पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू तो कट जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए मैं करती हूँ स्केयर। तो मैंने यहाँ किया, मैंने क्या बताया? वेरिएंस क्या होता है?
वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होता है। तो मैंने किया स्केयर, 3.33 का स्केयर आया 11.11, 1.33 का आया 1.77, 4.67 का आया 21.8। तीनों स्केयर्स को जब मैंने प्लस किया और डिवाइड किया टू से क्यों डिवाइड किया, जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल होते हैं उसमें हम -1 करते हैं। ये -1 क्यों करते हैं ये हम स्टैंडर्ड एरर के अंदर पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, अभी बस इतना ही याद रखो, आप -1 करोगे चाहे कितने भी डाटा सेट की वैल्यू दे रखी हो, -1 हम लेके चलते हैं। तो आपका जो वेरिएंस आया वो आया 70.34। समझ में आया? मतलब ये आपस का जो इन सबका वेरिएंस है वो 17.34% टाइम्स के अंदर आपका दे रखा है। समझ में आया? वेरिएंस क्या है? स्प्रेड डाटा देखता है। लो वेरिएंस आपको ये बताता है कि मीन से काफी क्लोज है डाटा। हाई वेरिएंस का मतलब है कि डाटा ज्यादा स्प्रेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम रूट कर देते हैं, सॉरी, स्केयर कर देते हैं, तो वो हमारा वेरिएंस बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे कोवेरिएंस क्या है? कोवेरिएंस मेजर करता है हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर। टू वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं या नेगेटिवली चेंज हो रही हैं, वो बताता है आपको कोवेरिएंस। इफ बोथ वेरिएबल इंक्रीज टुगेदर तो हम पॉजिटिव कोवेरिएंस कहेंगे, बोथ वेरिएबल डिक्रीज टुगेदर तो भी पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। क्या कह रही हूं मैं? बोथ वेरिएबल इंक्रीज टुगेदर या डिक्रीज टुगेदर, दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताता है, या तो दोनों इंक्रीज हो गए या दोनों डिक्रीज होंगे। वहीं पे नेगेटिव रिलेशन आपको बताता है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। समझ में आया? जीरो का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट पैटर्न यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन में क्या है? कोवेरिएंस आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है, को रिलेशन आपको डायरेक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितना हाई, आपने ये तो बता दिया पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव। समझ में आया? कोवेरिएंस scale affected by the unit of variable, affected by the unit of variable। correlation हमारा coefficient of correlation फिर standardized है, वैल्यू हमारी -1 to +1 के बीच में चलेगी। कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिस्क्राइब करेगा स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को, जैसा हमने अभी देखा भी, वैल्यू -1 to +1 चलेगी, ये भी देख लिया। इस पॉइंट को स्टार कर लो। कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। चाहे आप ओरिजिन में चेंज कर लो या स्केल में चेंज कर लो। ओरिजिन का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। स्केल का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई या डिवाइड। किसी में भी आप चेंज कर लो आपकी वैल्यू वही आएगी। ये सुटेबल नहीं होता क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए। कोरिलेशन ओनली एंड ओनली वर्क ऑन क्वांटिटेटिव डाटा। ये ओनली लीनियर रिलेशनशिप ही आपका देखता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बारे में ये बहुत कुछ आपको नहीं बता पाता। आउटलाइनर हमारे रिजल्ट को खराब कर देते हैं। और जो सबसे बड़ी डीमेरिट है कोरिलेशन की, वो ये है, ये जस्ट आपको रिलेशनशिप बताता है कितना हाईली पॉजिटिव है कितना हाईली नेगेटिव है, लेकिन उस हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव का रीजन नहीं बताता, कोज नहीं बताता। इस रीजन को पढ़ने के लिए ही हमारे पास टॉपिक आया है रिग्रेशन। रिग्रेशन आपको रीजन बताता है कि दो रिलेशंस आपस में पॉजिटिव हैं तो क्यों है, नेगेटिव हैं तो क्यों है। समझ में आया? पॉजिटिव कोरिलेशन, वन वेरिएबल इंक्रीज अनदर ऑल्सो इंक्रीज, और वन वेरिएबल डिक्रीज अनदर ऑल्सो डिक्रीज। नेगेटिव कोरिलेशन, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। नो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आप कहते हो कि पानी पीने से इफेक्ट पड़ता है हमारी स्टडी के ऊपर, पानी का और स्टडी का कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है दो डाटा के बीच में, वो नो रिलेशन हो गया। आगे देखो इंटरप्रिटेशन कैसे स्ट्रेंथ बताई जाती है।
ये याद कर लो, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। मॉडरेट की रेंज क्या होती है, वीक की रेंज क्या होती है, ये 3 याद कर लो बस, बाकी सब हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहेगा आपका 0.9 से 0.7। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 2 +1। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ तो -0 से 0.7 आएगा आपका स्ट्रॉन्ग के अंदर, 0.6 टू 0.4 आएगा आपका मॉडरेट के अंदर, 0.1 टू 0.3 आएगा आपका वीक के अंदर। गॉट इट। उसके बाद इसी की अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले देती हूं तो ये आ जाएगा नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग, नेगेटिवली मॉडरेट और नेगेटिवली वीक। अगर इज इक्वल टू 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और इज इक्वल टू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। समझ में आई अब चीजें? देखो सिंपल सा इतना है, वेरिएंस आपका देखता है स्प्रेड ऑफ डाटा सेट, कोवेरिएंस देखता है डायरेक्शनल रिलेशनशिप, कोवेरिएंस डायरेक्शनल, ये टर्म के अंदर ही कंफ्यूजन होती है, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही टर्म तुम्हें बताई है। कोरिलेशन डायरेक्शनल रिलेशनशिप के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देखता है, बट क्या नहीं देखता, रीजन नहीं देता, कोज नहीं देता। रीजन के लिए आएगा रिग्रेशन। रिग्रेशन डायरेक्शन भी देखता है, स्ट्रेंथ भी देखता है और रीजन भी बताता है आपको कि पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है। समझ में आया यहां तक? आगे देखो, मेथड है कंप्यूट करने थे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। कोरिलेशन को कंप्यूट करने के हमारे पास 4 मेथड है। पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको पियर्सन मेथड या प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहते हैं। देन आपका स्पार्कमैन एंड कॉन्करेंट डेविएशन। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के अंदर जो आपका कोरिलेशन है वो 3 टाइप से बेस होता है। एक आपका बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। नेगेटिव का मतलब क्या, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है ये वाला डाटा, दोनों के दोनों, यहाँ पे है आपका डाटा सेट 1, ये है आपका डाटा सेट 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूं तो नेगेटिव में आएगा आपका कुछ इस तरीके से, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा कम हुआ, एक कम हुआ तो दूसरा इंक्रीज हुआ, ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आया ये यहां तक? उसके बाद है बेस्ड अपॉन द वेरिएबल। वेरिएबल के बेस पे आपका 3 टाइप से डिवाइड होता है। एक आपका सिंगल कोरिलेशन, एक है आपका मल्टीपल कोरिलेशन एंड द लास्ट वन इज योर पार्शियल कोरिलेशन। सिंगल कोरिलेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं 2 वेरिएबल की, सिंगल कोरिलेशन में स्टडी की जाती है 2 वेरिएबल की। मल्टीपल कोरिलेशन में स्टडी की जाती है 3 वेरिएबल की। पार्शियल कोरिलेशन के अंदर स्टडी करी जाती है मोर देन 3 वेरिएबल, मोर देन 3 वेरिएबल। लेकिन 2 मोर देन 2 को आप कांस्टेंट लेके चलते हो, 2 आपके चेंज होंगे, उससे ज्यादा जितने भी वेरिएबल होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे। देखो इसको मैंने एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपको स्टडी करनी है प्लांट की ग्रोथ की, प्लांट की ग्रोथ पे आपको स्टडी करनी है। प्लांट की ग्रोथ की स्टडी कर रहे हो आप सनलाइट के साथ। 2 वेरिएबल हो गया, एक होगी ग्रोथ एंड एक होगी सनलाइट। वहीं पे आप सनलाइट के साथ साथ ये भी ले लेते हो कि हमने वाटर कितना डाला है उस प्लांट के अंदर। 3 वेरिएबल की स्टडी होगी, ग्रोथ की, सनलाइट की एंड वाटर की।
फोर्थ वेरिएबल आपने यहां ले लिया कि आप उसे फोर्थ वेरिएबल प्लांट की फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की स्टडी, आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, पेस्टिसाइड्स ऐड कर दिए, तो उसका ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट हुआ? यहाँ पे आप ग्रोथ को, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को, इन दो को तो आप दो या दो से ज्यादा, क्या बोल रही हूँ, दो को आप कांस्टेंट लेके चलोगे, सॉरी, दो से ज्यादा जितने भी वेरिएबल होंगे उनको आप कांस्टेंट लेके चलोगे। आप स्टडी कर रहे हो ग्रोथ की और फर्टिलाइजर की, तो सनलाइट एंड वाटर को आप कांस्टेंट लेके चलोगे यहाँ पे। समझ में आया? अब आ जाओ बेस्ड अपॉन कंसिस्टेंसी ऑफ रेशियो बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल है उनके बीच में कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी में आएगा आपका लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर के अंदर क्या आता है? लीनियर कोरिलेशन इज लाइक, एक सेकेंड डायग्राम में बताती हूँ। लीनियर कोरिलेशन इज लाइक दिस, जो भी डाटा सेट है उनकी वैल्यू इस लाइन के आसपास आसपास आ रही है, दिस इज योर लीनियर कोरिलेशन। वहीं पे नॉन लीनियर कोरिलेशन आपका कहीं भी डाटा वैल्यू आ रही है, या आप नॉन लीनियर में कर्वी लीनियर को भी ले सकते हो। लाइक आपका ऐसे कोई डाटा है या आपका कुछ ऐसे डाटा है, तो यहाँ इसके आसपास जो वैल्यू आएगी ये आपका कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर भी आपका नॉन लीनियर के अंदर ही आएगा। समझ में आया? समझ में आया फर्स्ट मेथड? स्कैटर्ड डायग्राम, फर्स्ट मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कंप्यूट करने का, क्लियर हुआ सभी को? सेकेंड मेथड है आपका प्रोडक्ट, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन को पढ़ाने से पहले एक बार दोबारा से मैं कोवेरिएंस को ही बता देती हूँ। कोवेरिएंस क्या है, क्योंकि कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होगा आपका आज इस मेथड के अंदर, इसीलिए ही मैंने सारा रिवाइज करवाया। बार बार बोल रही हूँ पुरानी क्लासेस मिस मत करो। क्या है कोवेरिएंस? कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस क्या मेजर करता है? डायरेक्शन मेजर करता है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका, ये नोट कर लेना, शायद मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, कहाँ पढ़ा था मैंने कोवेरिएंस? हाँ, यहीं पे इस स्लाइड पे नोट कर लो, यहीं पे फॉर्मूला, समीशन एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। ये x क्या है एंड ये y क्या है? ये है आपका डाटा सेट, एंड ये x बार एंड y बार इस डाटा सेट का है आपका मीन। उन सबका समीशन आपको फिर लेना है, जैसे हमने यहां किया था, ये सबका डिफरेंस लिया, ये हमारा डाटा सेट में से मीन का डिफरेंस लिया और उसको टोटल किया। इसी तरीके से आपको ये करना होता है। फॉर्मूला क्लियर हुआ? चलो देखो, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन, ये मोस्ट वाइडली यूज होता है जहां आप लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हो बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में जब आप लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हो तो ये आपका यूज होता है। अगर आप एक देखो फॉर्मूला से ना, यहाँ पे डरना मत, मैं फॉर्मूला आपको अगले पेज पे करवाती हूँ, अदरवाइज तुम डर जाओगे। देखो, कोरिलेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। फर्स्ट पॉइंट, कोरिलेशन कॉफिशिएंट का सिंपल सा फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मेरे को ये बता दो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। कोवेरिएंस हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? रूट मीन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर डेविएशन मल्टीप्लाई बाय अगेन रूट
एक्स एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन इंटू एन। ये दोनों एन आपके रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर निकालोगे तो ये दोनों एन मिला के इस एन को काट देंगे। बचा क्या? बच गया आपका यहाँ पे समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर मल्टीप्लाई रूट समीशन वाई माइनस वाई बार का स्केयर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? प्रोडक्ट मोमेंट का। इस बार एक फॉर्मूला आपका ये है एंड एक फॉर्मूला आपका ये है। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया क्या फॉर्मूला? अब फॉर्मूला समझ में आ गया? ज्यादातर आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे नहीं आता, बस फॉर्मूला याद रखना है। रेंज -1 टू +1। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चले, समझ में आया है यहां तक? नेक्स्ट पे चले अब। चलिए, नेक्स्ट मेथड है आपका स्पोकमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जिसको मेजर किया जाता है RS से या फिर ऐसे, ये P शेप होती है। समझ में आया? यहाँ पे आप रैंकिंग देते हो डाटा की। देखो, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर फॉर्मूला पे आऊंगी, अदरवाइज सीधा फॉर्मूला से तो तुम डर जाओगे। डाटा सेट दे रखा है एक्स एंड वाई। डाटा सेट एक्स में वैल्यू है 10, 20, 25, 14, 18, एक सेकेंड, ये 35, इसको 35 लो, 18, 21 एंड 16। वाई डाटा सेट में जो वैल्यू है वो है आपकी 15, 25, 18, 19, 20, 26 एंड 27। क्लियर? अब इन डाटा सेट को वैल्यू देनी है आपको। वैल्यू कैसे देनी है? सबसे पहले आप लोगे R1 देन R2। R1 वैल्यू दे रहे हो आप X डाटा को, R2 वैल्यू दे रहे हो आप Y डाटा को। X डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये ना बहुत, इसको 25 ही रखो भाई, वैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 25 या 35। सबसे पहले इसमें X डाटा सेट के अंदर ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 25 ही है, इसको रैंक दे दी आपने 1। दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी? 21, ये रैंक दे दी 2। देन आपकी 20, ये रैंक दे दी 3। 20 के बाद है 21, ये तो हो गया, सॉरी। 20 के बाद 18, ये रैंक दे दी 4। उसके बाद रैंक 5 जाएगी आपकी 16 पे, रैंक 6 जाएगी आपकी 14 पे, रैंक 7 जाएगी आपकी 10 पे। सभी को रैंक दे दी। सेम इसी तरीके से R2 के अंदर Y डाटा सेट को भी पूरी रैंक दो। Y डाटा सेट में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 27, 1, 26, 2, 25, ये दे दी 3। 25 के बाद है आपका 20, ये दे दी 4। 19, ये दे दी 5। 18, ये दे दी 5 के बाद 6 और 15 सबसे छोटी वैल्यू, ये दे दी 7। ये रैंक दे दी आपने सभी को। अब निकाल लो इसका D, मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या? R1 माइनस R2। 7 माइनस 7 0, रैंक 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस का 5, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 4। अब इस D का करो स्केयर। 0, 0, 25, 1, 0, 0, 16। अब D स्केयर का करो समीशन।
25 प्लस 1 26, 26 प्लस 16, 6 6 12, 42। डी स्केयर की वैल्यू आ गई 42। अब इस वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो। अरे ये तो कॉन्करेंट डेविएशन का है। फर्स्ट फॉर्म 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू आ गई आपकी 42 डिवाइडेड बाय कितने नंबर थे आपकी, मैक्सिमम रैंक क्या थी 7, तो 7 इंटू 7 7 जा 49 माइनस 1, 1 माइनस 6 पर ये मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 252 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, 8 5 से 48 6 से 48 8 7 56 6 हमसे लगी 3 7 7 14 14 14 28 28 33 33 आंसर आएगा आपका। इसको जब काटोगे, रुको मैं करती हूँ, 1 माइनस 0.75, ये आंसर आएगा आपका 0.25। ये है आपका स्पेयरमैन रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। समझ में आया कैसे रैंक दी जाती है, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये यूज करता है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर देता है। ऑर्डिनल में NIOR बताया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। ऑर्डिनल के अंदर क्या दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है। नॉन लीनियर कोरिलेशन पे भी वर्क करता है। मैंने यहाँ बताया भी ना कि नॉन लीनियर की 25 हो या 35 हो, रैंक तो आपकी फर्स्ट ही जाएगी, तो ज्यादा कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है। कम इफेक्ट होता है आउटलायर से। आउटलायर चाहे आप यहाँ पे 35 की जगह 335 भी कर देते, फिर भी रैंक तो इसकी फर्स्ट ही जाती, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है आपका आउटलायर से। समझ में आया ये पॉइंट यहां तक। ये आपका नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। मेनली यू कैन से यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल डाटा और गिविंग द रैंक। इसके अंदर आपको कुछ बहुत ज्यादा एजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं होती, सॉरी। डाटा सेट दिया भी है तो उसे रैंक में चेंज कर दिया। डाटा सेट के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दी है, यू जस्ट सिंपली चेंज इन रैंक, और उस हिसाब से आपने अपना आंसर निकाल लिया। समझ में आया। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड लास्ट मेथड की तरफ चले। सिंपलेस्ट मेथड है कॉन्करेंट डेविएशन भी आपका। इसका भी फॉर्मूला करवाऊं क्या, वैसे ना ये मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया जरूर है, इसके ना कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। आपसे जस्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो आप सब फॉर्मूला ध्यान रखोगे सबसे मेन। कॉन्करेंट डेविएशन सिंपलेस्ट मेथड है, यूज व्हेन प्रिसाइज वैल्यू आर नॉट अवेलेबल। आपको एक्यूरेट वैल्यू जहां नहीं दे रखी, वहां पे इस मेथड को यूज किया जाता है। ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप इस मेथड को यूज करते हो। गॉट इट। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, एज इट इज आप फॉर्मूला याद रख लेना। RC, आर मतलब कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, शी ये कॉन्करेंट डेविएशन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, रूट पॉजिटिव या -2। सी का मतलब है यहाँ पे कॉन्करेंट डेविएशन, एक्स एंड वाई जो आपका वैल्यू मूव कर रही है उसके अंदर डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव या नेगेटिव का। देन माइनस किया जाता है इसका एन से, ये एम नंबर ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पे एम नहीं यहाँ एन आएगा, एन कर लो इसे। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, एंड यहां भी आपका ये एम नहीं एन आएगा। देन उसका आप स्क्वायर रूट करके इसका आंसर निकालते हो। यूज होता है ओनली डायरेक्शन के लिए, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। इसको ओनली डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू को जानने के लिए नहीं। क्विकली एस्टिमेट कर सकते हैं हम आपकी कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम इससे नहीं जान सकते। एक बार देखो तीनों फॉर्मूले, इसका ओवरव्यू लो।
और साथ साथ इनके फॉर्मूलेज लिखो। पियर्सन का फॉर्मूला क्या है? पियर्सन का फॉर्मूला है आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अब कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस आपका समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन आता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में एन होगा और कोवेरिएंस का एन होगा वो आपस में कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू इसका स्क्वायर रूट ऑफ समीशन वाई माइनस वाई बार और इसका स्क्वायर। ये आपका पियर्सन का फॉर्मूला होता है। स्पर्कमैन का क्या? सबसे सिंपल सबसे इजी फॉर्मूला है आपका स्पर्कमैन का 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये है आपके स्पर्कमैन का। कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला तो हमने अभी अभी किया। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती है 2 सी माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। क्लियर हुआ सारा? पियर्सन आपका क्वांटिटेटिव पे वर्क करता है, स्पर्कमैन आपका ऑर्डिनल पे वर्क करता है, कॉन्करेंट आपका डायरेक्शन जानता है। स्कैटर डायग्राम आप देखने से पता लगा सकते हो। इनिशियल एक्सप्लोरेशन के लिए बेस्ट है जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूस और लीनियर फॉर्म के अंदर हो, कोई आपके आउटलायर मौजूद ना हो, तो आप पियर्सन का यूज करोगे। जहां आपका डाटा रैंक के अंदर रैंक की दे के आप डाटा को निकालने वाले हो, कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं, नॉन लीनियर के अंदर आपका स्पर्कमैन यूज होता है। और कॉन्करेंट डेविएशन ओनली आपके ट्रेंड को जानने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया है पूरा का पूरा कोरिलेशन? अब रिग्रेशन के ऊपर चले। रीजन रिग्रेशन पे डायरेक्ट चलने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है आपका, जो कि है प्रोबेबल एरर का। ये प्रोबेबल एरर क्या बताता है? प्रोबेबल एरर डिटरमाइन करता है आपकी एक्यूरेसी को, आपकी रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी मतलब क्या? कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस की डाटा कितना सही तरीके से, कितना एक्यूरेट कर तरीके से, कितना भरोसेमंद डाटा आपका आया है, वो बताता है आपका प्रोबेबल एरर। इट हेल्प टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। देखो, सैंपल से सारी चीजें निकालने के बाद जब पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, तो वही एरर चेक किया जाता है प्रोबेबल एरर के थ्रू। प्रोबेबिलिटी इज लाइक इज जहां आप 100% श्योर नहीं हो। समझ में आया? तो ये मेरा पूरा का पूरा सैंपल था। ये मेरे 1000 स्टूडेंट थे। किसके? कॉमर्स के। इन 1000 स्टूडेंट से मैंने पूछा एग्जाम लेवल, 1000 स्टूडेंट में से मैंने 100 स्टूडेंट से पूछा एग्जाम लेवल कैसा था। तो 100 में से मेरे को जो ज्यादातर आंसर मिले वो मिले कि इजी था। लेकिन सभी को तो इजी नहीं लगा होगा, किसी को मॉडरेट भी लगा होगा, किसी को डिफिकल्ट भी लगा होगा। और हमने तो सभी के सभी 1000 के ऊपर टेस्ट भी नहीं किया, हमने पूछा तो ओनली 100 बच्चों से ही है। तो इस 100 को ही, इसी की जो वैल्यू आई है इजी, तो इसी को मैं जब अप्लाई कर देती हूँ कि ओवरऑल 1000 बच्चों ने ये बोला कि पेपर इजी था, तो कहीं ना कहीं ये चांस होते हैं एरर के, ये चांस अक्कर हो गया एरर का। तो इसी एरर को बोला जाता है प्रोबेबल एरर। जहां आप सैंपल से निकाली हुई चीज को जब पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है दैट इज योर प्रोबेबल एरर। समझ में आया प्रोबेबल एरर का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या? प्रोबेबल एरर का आपका फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1
मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर, ये आर क्या है, ये कॉरिलेशन कॉफिशिएंट ही है, डिवाइडेड बाय रूट एन, ये 0.6745 आपको बताता है कि आपने मोर देन 50% पॉपुलेशन के डाटा को यहाँ पे लेके चला है। या फिर आप यहाँ कह सकते हो लाइक ये रिप्रेजेंट करता है, यू कैन से योर कॉन्फिडेंस लेवल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। और एक पॉइंट और याद रखना यहीं से कि प्रोबेबल एरर, ये कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सारा का सारा आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के ऊपर ही वर्क करता है, स्क्यूड डाटा के ऊपर वर्क नहीं करता, ये ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा पे ही वर्क करता है। 0.6 एक फॉर्मूला कर ले, आपको दे रखा है, आर की वैल्यू है आपकी 0.92, पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव 0.92 आपको वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है आपको 25। कैलकुलेट करो प्रोबेबल एरर, कर लोगे ना कैलकुलेट, सिंपली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्केयर, 92 का स्केयर, 0.92 का आपको स्केयर करना है, डिवाइड बाय रूट एन जो कि है 25। तो मैं इसको 25 की जगह सिंपल 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 का स्केयर ही आपका 25 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.021, ये इसका आंसर आएगा। ये 0.021 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि देखो मेरे सैंपल का जो कोरिलेशन था वो तो था मेरा 0.92, मेरे सैंपल का जो कोरिलेशन था वो था मेरा 0.92, बट जब मैं इसे पॉपुलेशन पर अप्लाई करूंगा तो उसका कोरिलेशन 0.021 ज्यादा भी हो सकता है इससे, और कम भी हो सकता है 0.92 से। क्या कि मेरा जो सैंपल का कोरिलेशन था वो तो 0.92 था, लेकिन जब मैं इसे पॉपुलेशन पर अप्लाई करूंगा तो जो मेरा एरर आया है वो आया है 0.021 का, ये 0.012 प्लस भी जा सकता है पॉपुलेशन पर अप्लाई करने में, और ये माइनस भी जा सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट भी आपको? ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, वैसे तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट वाइज ही आएगा, बस आप एक स्टेटमेंट याद रखना, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं होगा अगर आपकी आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से भी कम आ गई। अगर प्रोबेबल एरर की वैल्यू ज्यादा आ गई है, आर से ज्यादा आ गई है, तो नो कोरिलेशन होगा। ये 2-4 लाइनें मैं लिखवा देती हूँ जो आपको एज इट इज याद रखनी है। क्या है? नो कोरिलेशन इफ वैल्यू ऑफ आर, आर क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इज लेस देन प्रोबेबल एरर। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखो, कोरिलेशन इज सर्टेन, कोरिलेशन is certain when value of r is 6 times more than probable error। जो आपकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू आई है उससे एटलीस्ट कम से कम 6 गुना ज्यादा आपका कोरिलेशन की वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? ये भी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज, सॉरी चॉइस नहीं, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। अगेन ओरिजिन पॉजिटिव या प्लस या माइनस, स्केल के अंदर आपका मल्टीप्लाई
या डिवाइड आता है। क्लियर हुआ ये भी? एक पॉइंट और लिख लो, प्रोबेबल एरर computed from statistical measure must have been taken from sample. Probable error computed from statistical measure must have taken from the sample. पॉपुलेशन से नहीं होता है कभी भी आपका प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मतलब ही ये है कि जब मैं सैंपल से कोई डाटा निकालता हूं और उसको पॉपुलेशन पर अप्लाई करता हूं तो कितना एरर आ सकता है। तो प्रोबेबल एरर आपका वही कैलकुलेट किया जाएगा जहां आप कोई भी डेविएशन, कोई भी डाटा को ड्राइव कर रहे हो सैंपल के बेसिस पे। अगर पॉपुलेशन से ही डाटा निकाले तो प्रोबेबल एरर तो होता ही नहीं। और ये भी ध्यान रखना है इवन कि जो आप अपना सैंपल ले रहे हो उस पॉपुलेशन में से वो अनबाइज्ड होना चाहिए। अनबाइज्ड मेथड का यूज करोगे आप। समझ में आ गया प्रोबेबल एरर का भी कंप्लीट कंसेप्ट। अब चलिए रिग्रेशन के ऊपर। देखो ये सारी चीजें समझ आई अब आपको। वेरिएंस क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर। कोवेरिएंस क्या, जो डायरेक्शनल रिलेशनशिप देखता है। को रिलेशन क्या, जो स्ट्रेंथ देखता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन कर लो, को रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथ देखता है। को रिलेशन आपका दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। जो रिलेटिव को रिलेशन होता है उसी को कॉफिशिएंट ऑफ को रिलेशन बोलते हैं। रिलेटिव जो है वो आपकी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों देखता है। स्ट्रेंथ प्लस डायरेक्शन दोनों देखता है। एब्सोल्यूट कोरिलेशन ओनली स्ट्रेंथ देखता है। एब्सोल्यूट ओनली स्ट्रेंथ देखता है। और उसके बाद एक पॉइंट और किया हमने, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ही प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर में हमने क्या देखा कि जब हम सैंपल से अपने वैल्यूज को निकालते हैं तो जब उसे पॉपुलेशन पे हम जनरलाइज करते हैं तो वहां पे हमारे जो एरर के चांस अकर होते हैं उसे बोला जाता है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा? प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हमने सीखा 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ये आर स्केयर है हमारा कोरिलेशन। ये सब हमने किया। नेक्स्ट बचा क्या? अब रिग्रेशन बचा। तो चलो अब रिग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो स्टडी करता है रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एंड हमेशा आपका एक होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके मोर देन वन भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है। अब उस डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी किया जाता है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। समझ में आया? ये क्यों किया जाता है? ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके, हम एस्टिमेट कर सके कि डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है। वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, मैडम बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो सुनो, हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं, मेनली दो होती हैं। एक को मैंने नाम दिया x प्लस x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये मेरी दो रिग्रेशन इक्वेशन है। यहाँ पे जिसको आपको फाइंड करना है, जिसको आपको फाइंड करना होता है, यहाँ मेरा x जिसको मुझे फाइंड करना है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है।
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो डिपेंड करती है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो वाई यहां मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो मैडम ये ए और बी क्या है? ए है आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट, या जिसको मैं इंटरसेप्ट भी बोलती हूँ। ए क्या है? इंटरसेप्ट है मेरा, जिसको मैं कॉन्सोनेंट भी बोलती हूँ। बी क्या है? बी है आपका स्लोप, या आप कह सकते हो कॉफिशिएंट का स्लोप। कॉफिशिएंट का स्लोप क्या है? यू कैन से ये मेरा एक डायग्राम है, ये मेरी इक्वेशन है। जो ये मेरा पार्ट है यहाँ पे, ये वाला इतना हिस्सा, क्योंकि मेरी लाइन जीरो से शुरू नहीं हुई है, तो जहां पे वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हेन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट, सॉरी एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्या, कॉन्सोनेंट या इंटरसेप्ट आपको ये बताता है कि क्या वैल्यू होगी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो है। y की वैल्यू आपकी जीरो है, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किस पे? इंटरसेप्ट पे। समझ में आया? y पे क्यों नहीं? अब मेरे को ये बताओ, एक सेकेंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मैं इसको न्यू स्लाइड पे लेती हूँ। एक इक्वेशन है मेरे पास, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये है मेरा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मैंने अभी आपको ये बताया, इंटरसेप्ट इज लाइक वो वैल्यू बताता है जब आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। What is the value of dependent variable when the independent variable is zero, वो बताता है आपका इंटरसेप्ट। मेरे को ये बताओ, कोई भी इक्वेशन है, इसको जनरल इक्वेशन लो, इस y को ले लिया आपने जीरो, तो अगर y के साथ में जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर जीरो ही आएगा। जीरो में मैं कुछ भी प्लस करूंगी, मेरा आंसर जीरो ही आएगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी मेरे को थ्री, थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री ही आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी फाइंड होता है इंटरसेप्ट से व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां मैंने जब y को जीरो किया, तो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मेरे इंटरसेप्ट के बराबर ही आएगी। दिस, ये जो ये है, ये आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? अब स्लोप क्या होता है? स्लोप इज अमाउंट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट में कितना फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ, 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10, 20, 30, 40 और 50। 5, 10, 15, 20, 25। ये ले लो आपका x और ये ले लो y। x है आपका डिपेंडेंट, y है आपका इंडिपेंडेंट। अब आपको क्या देखना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 है, तो x की ये 5 है तो x की वैल्यू आपकी 10 आएगी। अगर ये और ज्यादा बढ़ गई, तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सेम इसी तरीके से ये चलता जा रहा है कि आप जब एक वैल्यू को चेंज करते हो, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू में चेंज करने से y जब 5 से 10 हुआ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल 10 से लेकर 22 तक हो गया। y जब 10 से 15 हुआ, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 22 से 35 तक हो गया। समझ में आया अब स्लोप क्या? कि एक वैल्यू में चेंज करने की वजह से दूसरी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो कहलाता है मेरा स्लोप। रिग्रेशन समझ में आया?
रिग्रेशन है क्या? क्यों रिग्रेशन को यूज करते हैं? फ्यूचर आउटकम को जानने के लिए, इम्पैक्ट देखने के लिए, मॉडल रिलेशनशिप देखने के लिए। देखो सिंपली आपका रिग्रेशन जो है वो वैसे तो मेन 3 टाइप का होता है, सॉरी 4 टाइप का होता है। हमें जो मेन पढ़ना होता है वो ओनली सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ना होता है, ये ध्यान रखना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मैं कितने घंटे स्टडी करूंगा कि मेरे एग्जाम में कितने स्कोर आए। एग्जाम्पल देखो, आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जी मान लिया। a आपका इंटरसेप्ट है। व्हेन द वैल्यू ऑफ y, इंटरसेप्ट क्या, जब वैल्यू ऑफ y निकाली जाएगी जब x की वैल्यू 0 होगी, ये मैंने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। b क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या, एक वैल्यू में चेंज करने से आपके दूसरी वैल्यू में कितना चेंज आएगा। एक सेकेंड, वो स्लाइड कहाँ गई? एक सेकेंड गाइस प्लीज। ये देखो, यहाँ पे आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन है। x है कि आप कितने घंटे स्टडी करते हो, y है कि आप कितने मार्क्स एग्जाम में स्कोर करने वाले हो। लेट्स से हमें पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब मुझे y निकालना है। y क्या निकालना है कि अगर मैं यहाँ पे बीच में 5 घंटे की स्टडी करता हूँ, 2 घंटे में मेरे 60 मार्क्स आएंगे, 4 घंटे पढ़ूंगा तो 70 मार्क्स आएंगे, 6 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे 90 मार्क्स आएंगे। मैंने ये पूछा कि ये बता दो अगर मैं यहीं पे 5 घंटे की स्टडी करता हूं तो मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं इसी डाटा के बेसिस पे। देखो ए है आपका यहाँ पे 50, बी दे रखा है आपका 6.67। आपको निकालनी है वाई की वैल्यू। 50 प्लस 6.67, एक्स कितना है आपका 5 आवर। वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी 83.35। आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, दिस इज नॉट 100% श्योर, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर आप 5 घंटे पढ़ोगे तो 83.35% आपकी आएंगी। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? अब अगर b ज्यादा है 0 से तो y इंक्रीज x इंक्रीज, तो ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। अगर b कम है 0 से तो ये y डिक्रीज x इंक्रीज, नेगेटिव रिलेशन। b अगर 0 के बराबर है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब देखो, अगर वहीं पे मेरा जो ये r है, r क्या, मेरा कोरिलेशन, अगर मेरा यहाँ पे +1 या -1 है तो मेरा ग्राफ की वैल्यू कैसे बनेगी? देखो, एक मेरा +1 है तो पॉजिटिव के अंदर मेरी कुछ ऐसी लाइन बनेगी। वहीं पे अगर नेगेटिव है तो मेरी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ऐसा क्यों? पॉजिटिव शो करता है कि या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20, 20, 40, 10, 5, 10, 15, 20, 30। अगर 20 मेरे x वेरिएबल है तो y वेरिएबल मेरा 40 आएगा। वहीं पे अगर मेरा x वेरिएबल 20 से घटकर कितना हो गया, 10 हो गया, तो मेरा y वेरिएबल भी 40 से घटकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बढ़ेंगे भी साथ में, घटेंगे भी साथ में। पॉजिटिव रिलेशन, ऑल लाइन आर एग्जैक्टली ऑन अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग, ये यहां से यहां चेंज होगा जब वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये यहां से यहां चेंज होगा जब वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। या तो दोनों एक साथ बढ़ेंगी या दोनों एक साथ घटेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि y आपका बढ़ रहा है एंड x आपका घट रहा है। ऐसा कब होगा? ऐसा नेगेटिव रिलेशन में होगा। देखो, 5, 10, 15, 10, 20, 30,
ये देखो 5, 10, 15, 10, 20, 30, ये मेरा y वेरिएबल, ये मेरा x वेरिएबल। जब मेरा x वेरिएबल 10 था तो मेरा y वेरिएबल जो है वो 15 था। अब मेरा y वेरिएबल 15 से क्या हो गया, 10 हो गया। अगर मेरा y वेरिएबल 15 से 10 हो गया मतलब कि ये घट गया, तो x वेरिएबल मेरा 10 से 20 हो गया। मतलब अगर y पहले 15 था, 15 से 10 हो गया, तो x जो है वो घट जाएगा। x पहले कितना था, 10 था, और ये 10 से 20 हो गया। ये घट गया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये घट गया। ये क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। प्रिडिक्शन यहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेट होती है, कोई स्टैटिक लाइन नहीं रहती है। समझ में आया केस फर्स्ट? या आपका आर पॉजिटिव 1 है या फिर नेगेटिव 1 है। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा केस होगा जिसके अंदर मेरी लाइन ओवरलैप करेगी। मेरी जो रिग्रेशन लाइन है वो ओवरलैप किस केस के अंदर करेंगी। एक मेरी रिग्रेशन लाइन ऐसे बनी है एंड एक ऐसे बनी है, ये किस केस के अंदर होगी। ये मेरी लाइन है x ऑन y, ये है मेरी y ऑन x। जब मेरा रिग्रेशन जो है वो 0 होगा, तब मेरा इस टाइप का डायग्राम बनेगा, जो कि आपका नेक्स्ट केस है कि कोई लीनियर रिलेशन है ही नहीं। लाइन आर हॉरिजेंटल फ्लैट, लाइन आपकी या हॉरिजेंटल फ्लैट है, इस तरीके से भी हो सकती है और वो इस तरीके से भी हो सकती है। इनका कोई स्लोप है ही नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं है। समझ में आया? देखो, जितना आपकी रिग्रेशन लाइनें एक दूसरे के पास आती जाएंगी ना, तो आपका उतना ही ग्रेटर डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। देखो, वैल्यू लाइन नियर द रिग्रेशन लाइन, व्हाट डज इट मीन। वैल्यूज जो है वो रिग्रेशन लाइन के पास है, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है व्हेन मोस्ट ऑफ द डाटा पॉइंट आर वेरी क्लोज टू द रिग्रेशन लाइन द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग। जितना पास पास लाइन है मतलब कोरिलेशन आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ये प्रिडिक्ट करता है मेड बाय द लाइन ऑफ एक्यूरेसी, इसीलिए हम रिग्रेशन लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। रिग्रेशन लाइन को क्या, लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ आर इज हाई द क्लोज टू द पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। जितनी वैल्यू पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 के क्लोज जाती जाएगी, उतना ही आपकी आर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। When the point are far and widely scattered from the line, the correlation is weak, जो r की वैल्यू है वो 0 के करीब बढ़ती जाएगी। समझ में आया? ये मैंने आपको कोरिलेशन में भी पढ़ाई थी, अलग अलग डिग्री, हाई, मॉडरेट एंड लो। तो रिपीट नहीं करूंगी आज की क्लास में, पहले की क्लास में होता तो रिपीट कर भी देती। देखो, अरे आगे आ भी गया, कोई नहीं, अच्छी किस्मत है तुम्हारी। आर अगर पॉजिटिव 1 है तो परफेक्ट लाइन है, नेगेटिव 1 है तो परफेक्ट फॉलिंग है, ये मैंने अभी बना के भी दिखाया। अगर आर आपका 0 और 1 के बीच में है तो राइजिंग है, आर आपका -1 और 0 के बीच में है तो फॉलिंग लाइन बनेगी, आर 0 है तो फ्लैट लाइन बनेगी। समझ में आया? इसको ध्यान से देख लो। किसी का कोई डाउट है यहां तक? एक छोटा सा पॉइंट और जो आपको यहाँ नोट करवाती हूँ, जो मैं ये बार बार बोल रही हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके अनदर नेम भी पूछे जाते हैं, पेपर में आ रखे हैं, वो नोट कर लो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं कंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोलती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज ए रिसर्चर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए इसे प्रिडिक्टर वेरिएबल बोला जाता है। इसे प्रिडिक्ट किया जाएगा आपका जो भी सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके बेस पे, इसीलिए इसे रिग्रेसर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिग्रेसर। मैं एक साथ ही बताती हूँ, ये इंडिपेंडेंट के हैं सारे, डिपेंडेंट के अनदर नेम, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हो गया, इसे कंट्रोल किया जाएगा तो डिपेंडेंट के ऊपर
एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हो गया। इसको प्रिडिक्ट किया जाएगा, ये प्रिडिक्टर है, ये तो प्रिडिक्टेड है। दिस इज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, जो मैं मान चुकी हूं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेसर है तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका रिग्रेसेंड है, ये आपका रिग्रेसेंड होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्सप्लानेटरी वेरिएबल बोलते हो, एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी एक्सप्लेन करने वाले हो आप इसको, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डिपेंडेंट को आप ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कर चुके हो। एक्सप्लानेटरी मतलब एक्सप्लेन्ड करने वाले हो अभी। इसको आप मैन्युपुलेट कर सकते हो, तो ये मैन्युपुलेटेड वेरिएबल भी होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऑब्जर्व किया जाता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको ऑब्जर्व्ड वेरिएबल भी बोला जाता है। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपना इनपुट दोगे जिससे आपकी वैल्यू निकलेगी, यहां से आप आउटपुट निकाल सकते हो। प्रीडिक्टर, प्रीडिक्टेड, ये भी हो गया। बस और क्या बच गया? एक्सपोजर वेरिएबल, इसको एक्सपोज करने वाले हो आप, और ये आपका रिस्पॉन्स या रिस्पोंड वेरिएबल होता है। क्लियर? जो आपका रिग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन यू कैन से, एंड डिपेंड करता है स्केल पे, डिपेंड करता है स्केल पे। क्लियर हुआ यहां तक? काफी लंबी क्लास हो गई है वैसे हमारी आज की, लेकिन मैं इतना श्योरिटी से कह रही हूँ, अगर ये क्लास आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देखी है तो चीजें आपको जरूर से जरूर समझ में आई होंगी। एक चीज और बता दूं, अभी तो लगे हाथ चल रही है। आपके रिग्रेशन कॉफिशिएंट दो होते हैं ना, एक होता है बी एक्स वाई और एक होता है बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। अगर बी वाई एक्स एक आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव होगा। इन दोनों को प्लस करके इनका स्क्वायर रूट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। समझ में आया? रिग्रेशन कॉफिशिएंट को मैं बी से ही डिनोट करती हूं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट को मैं बी से डिनोट करती हूं। मैंने मतलब सभी स्टैटिस्टिक्स वाले, जो मैंने अभी आपको स्लोप बताया ना, क्या बताया मैंने आपको? स्लोप, बी क्या है मेरा? स्लोप है, तो बी स्लोप को ही मैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी बोल देती हूँ। रिग्रेशन कॉफिशिएंट यूनिटलेस मेजर होता है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट ही आपको क्या बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज डिनोटेड बाय बी। क्लियर? एक्सप्रेस किया जाता है ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा की फॉर्म में। बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट है मस्ट सेम साइन, या तो सेम साइन होने चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव गलत कर दिया, सॉरी। दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट दोनों मिलाकर, या ये अगर 0.91 है तो ये 0.9 होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों मिलाकर 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। दोनों के सेम साइन होने चाहिए, यूं नहीं होता कि एक वैल्यू इंक्रीज तो एक डिक्रीज। रिग्रेशन कॉफिशिएंट मस्ट हैव सेम साइन, बोथ कैलकुलेट ऑन द सेम यूनिट। ये सेम साइन होने का रीजन क्या है, मेरे को ये बता दो। ये सेम साइन क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है, ये दोनों को ही कैलकुलेट किया जाता है आपके आर के बेसिस पे, कॉफिशिएंट के बेसिस पे। फॉर्मूला बताऊं क्या? बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है आपका आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला इससे अपोजिट बन जाएगा आर इंटू
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओवरऑल हेयर आर की वैल्यू क्या बन सकती है, यहाँ जो आर का आपका फॉर्मूला बनेगा फिर समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला तो हमने अभी किया है ना, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर और y माइनस वाई बार का स्केयर, इसका भी हम समीशन ही लेते हैं। इसी के थ्रू ही तो हमारी रिग्रेशन की वैल्यू निकलती है ना, इसीलिए r के बेसिस पे ही हमारी x ऑन y और y ऑन x की वैल्यू निकलती है। इसीलिए इनके हमेशा सेम साइन होते हैं, एक ही चीज के बेस पे दोनों चीजें निकलेंगी तो अलग अलग साइन नहीं हो सकते। आपके पास एक दूध का पैकेट है, इस एक दूध के पैकेट में से ही आपने ये वाला ग्लास भरा है और इसी दूध के पैकेट में से ये वाला ग्लास भरा है, दोनों सेम ही तो दूध होगा ना। समझ में आ गया? जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ध्यान से समझना इसे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, n a1 इंटू a2 इंटू an तक जितनी भी दे रखी है, ये आपके ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मीन होगा जो दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बीच में, वो इक्वल होगा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। क्या झटका लग गया एकदम? देखो क्या बोला मैंने, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कॉफिशिएंट। इज इक्वल टू कोरिलेशन कॉफिशिएंट। देखो क्या होता है, ये 2 आएगा, बी एक्स वाई एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स इज इक्वल टू, क्या आप इसे आर का स्केयर नहीं बोल सकते? इन दोनों को मिलाकर ही तो मेरा आर बनेगा, स्केयर से ये कट गया तो ये आर के बराबर आ गया ना। आर क्या होता है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही होता है। समझ में आया? आर क्या होता है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही तो होता है। 1 degree, 1 regression coefficient is greater than unity, then another will be less than unity। ये मैंने अभी आपको बताया भी, अगर एक आपका ग्रेटर देन यूनिटी होगा तो अनदर जो है वो लेस देन यूनिटी होगा। एक एक से बड़ा है तो दूसरा एक से छोटा होगा। अगर बी एक्स वाई आपका 1.2 दे रखा है तो बी वाई एक्स आपका हमेशा 1 से कम मिलेगा। जो अर्थमेटिक मीन होता है दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट का, वो इक्वल होता है या फिर ग्रेटर देन होता है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। अब ये अर्थमेटिक मीन वाला भी देख लो, क्या बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स का जब हम मीन करेंगे या तो वो ज्यादा होगा या वो इक्वल होगा किसके, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई है आपको रिग्रेशन कॉफिशिएंट की? देखो ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना अभी। फर्स्ट क्या, बोथ कॉफिशिएंट हैव द सेम साइन, दोनों कॉफिशिएंट के सेम साइन होंगे, बिल्कुल। इफ वन कॉफिशिएंट इफ वन कॉफिशिएंट अगर एक से ज्यादा होगा तो दूसरा आपका एक से कम होगा, सिंस ये R2 नहीं, दिस इज आर स्केयर। एक सेकेंड मैं ब्लैक पेन यूज करती हूँ, यहाँ ये R2 नहीं, ये आर स्केयर आएगा। आर स्केयर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो आर स्केयर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अफेक्ट होता है बाई स्केल नॉट बाई ओरिजन। आर अगर जीरो है तो दोनों के दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमारे जीरो होंगे। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2R होता है। इसको अभी छोड़ दो, ये मैंने अभी आपको इतना अच्छे से बताई भी नहीं है, इसको फिलहाल अभी छोड़ दो। ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, इसका 1 मिनट होल्ड रखना, बताते हैं अभी। रिलेटेड थ्रू दी स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ये रिलेटेड करते हैं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से। अच्छा रुको, ये 2 ऐसे नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली ये है
बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ये इक्वल टू, ये ऐसे नहीं, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ये है आपकी प्रॉपर्टी। समझ में आया? क्लियर हुआ सारा? चलो देखो, क्लास तो काफी लंबी हो गई, बट एट लास्ट वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।